महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण जैसे जैसे फैलते जा रहा है वैसे वैसे संकट सामने आ रहा है। वहीं नागपुर की अगर बात की जाएगी तो नागपुर में रोजाना अभी जो आंकड़े हैं करीब 4000 के पास तक पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा खामियाजा इसमें भुगतना पड़ा है शिक्षा विभाग को। जी हाँ, हम आज शिक्षा विभाग की इसलिए बात कर रहे हैं कि जिस जगह अब मैं मौजूद हूँ वो है एक शिक्षा का एक केंद्र, मतलब एक बॉयज़ हॉस्टल है। और यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉयज़ है वो हॉस्टल के जो प्रीमाइसेस में, मतलब नीचे बेसमेंट में वो एक तरह का आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आंदोलन में मैं इसे नहीं कहूँगा कि भूखे रहकर आंदोलन करना पड़ रहा है, जिसके पीछे का कारण है कि एक तरफ राज्य सरकार कल ही स्कूल खोलने के लिए इजाज़त देती है, वही 2 दिन पहले समाज कल्याण विभाग जो राज्य सरकार के सामाजिक न्याय विभाग के तहत आता है, उनके अंतर्गत जो नागपुर के 17 से 18 जो हॉस्टल्स है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें मागास वर्गीय मतलब पिछड़ी जातियों के लड़कों को यहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है। और उन लड़कों को कहीं ना कहीं घर वापसी के आदेश दिए गए, मतलब घर जाइए क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो एमपीएससी की परीक्षा है, जो नेट सेट की परीक्षा है, उनकी तैयारी कैसे बच्चे करेंगे, क्योंकि पहले ही पारिवारिक तौर पर आर्थिक रूप से ये बच्चे परेशान हैं। वही 2 महीने हुए नहीं कि हॉस्टल शुरू हुए थे, उसके बाद में जब कोरोना का जो संकट जो आया हुआ है उसके बाद में इनको घर वापसी के आदेश दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बच्चों में ने सारे कोरोना के रूल्स फॉलो किए। मतलब अगर देखा जाएगा तो अभी भी सभी बच्चे मास्क पहने हुए यहाँ पे विद्यार्थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों ने दोनों डोज, मतलब जो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, जो कोविड की जो ये टीके हैं, वो पूरे दोनों डोज इन्होंने पूरे किए हैं। इस पर ही जानते हैं कि आखिर ये आंदोलन जो यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर जिन लोगों ने हमें बुलाया उनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है, कब आपको नोटिस मिला है और क्या अभी स्थिति है फिलहाल। अभी स्थिति बोले तो जैसे यहाँ पे नोटिस लगा है, 18 तारीख से हमको घर वापसी भेजने का आदेश मिला है। पर जैसे आप पिछले भी 2020 में ऐसे ही हॉस्टल बंद किया था, उसके बाद हम गांव वापसी चले गए थे। वहाँ पे हमको बहुत दिक्कत है, जैसे कि इंटरनेट की समस्या, वहाँ पे लाइब्रेरी की असुविधा है, हमको बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती। हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते तो हमको और भी ऑनलाइन क्लासेस करना पड़ता, तो गाँव से नहीं हो रहे थे। इसलिए हमने क्या सोचा कि परिस्थिति तो नहीं थी, पर कर्जा लेकर, साहूकार से कर्जा लेकर हम शहर में आए। उसमें हमको खर्चा लगा, शैक्षणिक साहित्य भी लिए, पर उसका हमको कुछ मुबदला नहीं मिला। ये जो है हमारे जो अल्टरनेट रहते हैं सेकंड प्रायोरिटी के लिए, जो जिनको हॉस्टल नहीं मिलता उनको स्वाधार दी जाती है, उनको उसका बेनिफिट मिला। पर वो भी हमको अब तक की जो हमारा जो रूम का किराया लगा और जो भी खाने का खर्च लगा उस पिछले साल में, वो भी अब तक के हमको मिलने का है। बाद में फिर तभी भी हॉस्टल चालू नहीं हुए थे, फिर हमको उस दौरान भी स्ट्राइक करनी पड़ी। बाद में 2 महीने के लिए सिर्फ हॉस्टल चालू हुआ। अभी फिर 18 तारीख से हॉस्टल बंद करने के आदेश है। अभी रविवार को हमारी एमपीएससी की एग्ज़ाम है, बाद में फरवरी के फर्स्ट वीक में ही गेट की एग्ज़ाम है। ऐसे एग्ज़ाम के दौरान अगर हॉस्टल बंद करने का आदेश देते और हमको घर वापसी भेजना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे मानसिक पर क्या, हमारे मानसिक स्थिति क्या होगी, हम एग्ज़ाम की तैयारी करें या ऐसे आंदोलन करें। सरकार के रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे। कल ही वर्षा गायकवाड़ जो कि शिक्षा मंत्री राज्य की, उन्होंने स्कूल शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है, मतलब घोषणा शुरू कर दी। एक तरफ स्कूल शुरू होती है, दूसरे तरफ जो आप जैसे बच्चे हैं जो बड़ी आशा लगाकर शहर में आते हैं कि पढ़ ले यहाँ पर आकर और अपना करियर बनाए, तो क्या कहेंगे इन सारी मतभेद में कि सरकार की मानसिकता ही ठीक नहीं, ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों। हम अभी पिछले साल से देख रहे हो तो पहला आघात जो होता है, पहला उनका वार जो रहता है स्टूडेंट पर और शिक्षा के जो सभी क्षेत्र है उन पे होता है। अभी भी उन्होंने सबसे पहले जो बंद किए सभी चालू है, अपना दारू की दुकानें चालू है, सभी बाजार पेटें चालू है, सभी जगह भीड़ हो रही है। पर जो स्कूल के क्षेत्र है, जैसे हमारा हॉस्टल, हम डबल वैक्सीनेटेड है, जब एडमिशन किया था तो RT-PCR टेस्ट दी थी, सभी नॉर्म्स हम फॉलो कर रहे हैं। अभी भी हॉस्टल में जो टोटल स्ट्रेंथ नहीं है 50% स्टूडेंट है, तो भी जो गवर्नमेंट है हमको घर वापसी भेजने के लिए आदेश दे रहे। तो इसमें हम शासन की भूमिका क्या सोचे कि हमको अनपढ़ जो अभी आगे का इंडिया होने वाला है वो अनपढ़ इंडिया, ऐसी उनकी सोच, हाँ, अशिक्षित इंडिया ऐसा उनको बनाना है, ये हमको लगता है। तो अभी राज्य सरकार से यही विनंती करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अपना वसतिगृह बंद का आदेश रद्द करके हॉस्टल चालू करने का आदेश दे।
ये किस तरह का आंदोलन आप लोगों ने यहाँ पे पुकारा है एक तरह से सरकार को जगाने के लिए? हाँ, ये जो आंदोलन है हमारा, अभी तो हॉस्टल बंद के कारण मेस बंद हो गई है, इसलिए तो भूखा रहना पड़ रहा है, तो कुपोषण आ गया। और भूखे रहते हुए भी सभी अपना जो ऑनलाइन अभी जो भी एजुकेशन चालू है, ऑनलाइन एजुकेशन करते हुए यहाँ पे जो नीचे का हमारा हॉस्टल का जो भी एरिया है वहाँ पे बैठ के हम उसी दौरान, जब तक कि हमको हॉस्टल चालू करने का आदेश नहीं आता और हमको यहाँ पे मेस प्रोवाइड नहीं की जाती, तब तक के भूखे रह के हम अपना एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अभी वो सोच रहे होंगे कि हम धोखे में यानी हमारा जीवन धोखे में है कोविड से। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने ये हॉस्टल चालू नहीं रखा और हम अनपढ़ रह गए और हमारा फ्यूचर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप हॉस्टल चालू नहीं करते, अगर हम आगे के एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? आप वही तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आप। देख सकते हैं कि शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को संघर्ष करना पड़ रहा है। आंदोलन कुछ भी हो, लेकिन अपने हक के लिए ये लड़के यहाँ पर भूखे रहकर एक तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं। आप बताइए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मी बी मेकॅनिकल इंजिनिअरचा शेवटच्या वर्षाचा विद्यार्थी आहो. बघा सर, मला की नाही इंजिनिअरिंगसोबत ना अभ्यासक्रमासोबत इतर पण कोर्सेस करावे लागतात की जे माझ्या रिझ्यूमसाठी किंवा माझ्या नोकरीसाठी मला फायद्याचे राहतात. आणि मी वंचित घटकातून येतो, तर मला सर बाकीच्या लोकांसोबत जर कम्पीट करायचं असेल ना, तर मला हॉस्टेल महत्त्वाचं राहते. कारण इथं जे सुखसुविधा आहेत, जसं की लायब्ररी आहे, त्याच्यामध्ये ई लायब्ररी आहे जिथं कॉम्प्युटरमधून आमचे कोर्सेस होतात. ह्या सर्व गोष्टी आम्हाला तिथून प्रोव्हाइड केल्या जातात. पण जर शासन आमच्यासाठी काही पर्याय व्यवस्था करत नसेल ना सर, तर आम्हाला इथं राहून आमचं कशा तरी प्रकारे आंदोलन करून किंवा काही ना काही करून आमचं समोर करावं लागेल. काय त्रास होऊ शकते जर हॉस्टेल बंद झाले आणि तुम्ही जर गावी परतले, गावी गेले, तिथे काय त्रास होऊ शकतो तुमचा? सर साहजिक गोष्ट आहे ना, विद्यार्थ्याच्या त्याची मानसिक स्थिती राहणार नाही. सरकार नेहमी लॉकडाऊन करते आणि सर्वात पहिली प्रतिक्रिया जी जाते ना ते शिक्षणावर जाते. शिक्षणाच पहिल्यांदा बंद केलं जातं. तिकडे दारूभट्टी सर्व गोष्टी चालू आहेत सर. बाकीच्या गोष्टी 50% चालू ठेवू शकतात, पण जर जेव्हा शिक्षणाचा प्रश्न येते तेव्हा सर्वजण चूप राहतात. आता पण तेच करत आहेत, लॉकडाऊन करतात. कधीच विद्यार्थ्याच्या हिताच्या गोष्टी केल्या जात नाहीत. आता ते परीक्षावर रद्द करतात, ह्या त्या गोष्टी करतात, पण त्यांच्याकडे कुठलंही नियोजन नाही. सरळ शब्दात सर, मागणी काय आहे तुमची? आमची मागणी आहे आमचं हॉस्टेल चालू झालं पाहिजे आणि आमचं शिक्षण व्यवस्थितरित्या सुरळीत चालू झालं पाहिजे. मराठी में कहा हमारे भाई ने कि कहीं ना कहीं अगर घर वापसी होती है तो सबसे बड़ा जो फर्क जो गिरेगा वो शिक्षा पर गिरेगा। कुछ उज्जवल भविष्य की कामनाएं ये लोग करते हैं और कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात पर भी गौर करना सरकार को जगाया है कि एक तरफ सरकार शराब की दुकानें को खोलने की अनुमति देती है, लेकिन जब शिक्षा का सवाल आता है तो बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है, ऐसा इनका कहना है। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं और कितना बड़ा ये लॉस मानते हैं कि अगर हॉस्टल अगर बंद हो गए तो क्या नौबत आएगी? ये हॉस्टल अगर बंद हो गया तो हमको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव से, तो हमारे इधर इंटरनेट के जाड़े नहीं रहते और इंटरनेट नहीं है तो हम कुछ भी पढ़ाई नहीं करते। और हम बैंकिंग की पूरी प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारे गांव की तरफ वैसी कोई सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी कुछ सुविधा नहीं है। तो इसलिए हमारे हॉस्टल जो सरकार जगना चाहिए और जो हॉस्टल उसने बंद किया है, आदेश निकाले हैं, तो आदेश तुरंत देके शासन ने फिर से हॉस्टल हमें चालू करना चाहिए थे। आप किस गांव से आते हैं और वहाँ की हालिया स्थिति क्या है? कोरोना के काल में कितना भयावह हो जाता है वहाँ पे? और अगर कोई वहाँ का बच्चा जो मागास वर्गीय बच्चा है या फिर पिछले जाति से आता हुआ बच्चा जो आता है यहाँ पे उम्मीद लगाए, उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये सारी चीज़ें? वैसे भी ये पिछले जाति से हम आते हैं और ऊपर से हम ब्लाइंड है, इसलिए हमको बहुत बड़ी दिक्कत जाती है कि गांव में जाना। और ऊपर से सरकार की तरफ से और एसटीपी बंद है, तो हमें जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो जो हॉस्टल बंद है और हमारे गांव में जो सुविधा नहीं मिलती वो हमारे हॉस्टल में, वसति गृह में सभी सुविधा मिलती है। इसीलिए सरकार ने जग के हमारे भविष्य के फ्यूचर के आगे जाना पड़ रहा है हमको, तो हॉस्टल चालू करना चाहिए। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल में आप, और भविष्य किस तरह से देखते हैं आप शिक्षा के और अग्रसर होते हुए? मैं अभी जो बीएफ लास्ट ईयर में हूँ और हम बैंकिंग के प्रिपरेशन करने चाहते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव की कोई प्रिपरेशन करना चाहता है। आपसे भी बात करना चाहेंगे, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अगर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा नुकसान है ये हॉस्टल बंद होना? अगर हॉस्टल बंद हो गया ना तो हमारे पूरे जो शिक्षा विभाग के लड़के हैं, उनका मतलब जो यहाँ पे गरीब घर के आते हैं हॉस्टल पे रहते हैं, उनका तो एक प्रकार से पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा।
मतलब कैसे यहाँ पर आके उनको जो सुविधा मिल रही है वो गांव पे नहीं मिलती, उस वजह से वो गांव छोड़ के यहाँ पे कर्जा लेके आ रहे हैं। पिछले जो 19 महीने के लिए जो बंद था हॉस्टल, उसमें जो लोगों ने कर्जा लिए, बच्चों ने कर्जा लेके जो पढ़ाई के लिए यहाँ पे आके रह रहे थे, उसका भी मुबदला हमें अभी तक नहीं दिए, और ऊपर से अभी ये फिर से हॉस्टल बंद कर रहे हैं। इस वजह से ना हमारा जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और अभी फरवरी के मंथ में जो गेट की एग्ज़ाम आ रही है, एमपीएससी की एग्ज़ाम आ रही है, उस वजह से जो लोग अपना मतलब जो स्टूडेंट अपने जो करियर के लिए जो एक डायरेक्शन दे रहे थे, वो उस डायरेक्शन से भटक रहे हैं ये आंदोलन करके। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है, विद्यार्थी क्या सोचता है? यही कोरोना मतलब ये विद्यार्थी की एक ऐसी मानसिकता बना रहे हैं वो लोग कि आप जो पढ़ रहे उतना ही पढ़ो अभी, क्योंकि ये अभी वो बोल रहे हैं कि जब अगर तुम लोगों की तबीयत खराब हो गई, मतलब तुम लोगों को कुछ हो गया, तो हम क्या करेंगे। मतलब कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, उस वजह से वो लोग बोल रहे हैं कि ये सब बंद करके रख दो, उस वजह से कुछ नहीं होगा बोलते हो। अगर एक तरफ से देखा जाए तो इसमें से अपना जो करियर है वो बर्बाद होते जा रहा है। जब दोनों डोज लिए हैं तो फिर वो खतरा उतना नहीं है सारी चीज़ों को देखते हुए, इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? वही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर 2 डोज ले रहे हैं हम, तो फिर हमें कोरोना किस बात से हो रहा है, वही पूछना चाहते हैं हम सरकार से। हाँ, सब लेके हम यहाँ पे सैनिटाइजर की मशीन लगाई हुई है हमारे हॉस्टल में। हर लड़का यहाँ पे जब नीचे आता है, अपने रूम में रहते हैं, तब मास्क लगा के रहते हैं। खाना वाना खाने अगर आते हैं, कभी हॉस्टल जब चालू रहता है, तब सब जो मतलब जो एक तरह से जो सरकार ने बताए, जो नियम बताया सरकार ने, वो सब फॉलो कर रहे हैं। फिर भी ये लोग ऐसे बंद कर रहे हैं हमारा, और उस वजह से हमारे करियर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उनको थोड़ी ना पता है। वो लड़के अगर गांव चले गए यहाँ के तो कितना फ़र्क पड़ेगा और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? अगर लड़के गांव चले गए तो एक तरह से उनका आंदोलन जो उन्होंने निर्णय लिया है उनको सही साबित हो जाएगा। और लेकिन जो लड़कों को परेशानी होगी, मतलब गांव जाएंगे, अगर वहाँ पे अगर वो प्रिपरेशन करने लगे तो उनको ना तो नेट की सुविधा मिलेगी, जो लाइब्रेरी की सुविधा रहती है यहाँ पे वो नहीं मिलेगी। इस वजह से क्या अभी वो सरकार को ही देखना चाहिए ना। तो ये जो हालात जो है वैसे जो पैदा जो हो रहे हैं कि गांव जाने का मसला नहीं, लेकिन वहाँ पर जो नेट की फैसिलिटीज़ है या फिर ऑनलाइन स्टडी की फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे और उसका पूरा असर विद्यार्थियों के इस शिक्षा पर पड़ेगा। आपसे बात करेंगे, आपका नाम? तन्मय राव से मुन। तन्मय, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप और ये जो फैसला आया है किस तरह से विरोध कर रहे हैं? सर मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ। और सर मुझे ये कहना है कि लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन लगा था, तब हमने मतलब साहूकार से कर्ज लेके यहाँ पे शहर में आए थे, क्योंकि हमारा गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो फिर बाद में हमको फिर खुद काम पे जाना पड़ा और पढ़ाई करनी पड़ी। और अभी भी अगर वही स्थिति होती है तो हमको फिर भी वैसे ही करना पड़ेगा सर। कितना कर्जा लिया था आपने और अभी किस तरह से उसकी किश्तें चुका रहे आप? सर अभी तो मेरे पापा सर वर्कर है, मतलब अभी वो पेंटर है सर। तो हमारे मतलब इनकम भी उतनी है नहीं और हमको कुछ बैक सपोर्ट भी नहीं है सर। तो हमारे ऊपर तो सर करीब करीब 50 से 60 हज़ार कर्जा है सर। परिवार में कौन कौन है और किस तरह से परिवार का पालन पोषण चलता है वो भी जानना जरूरी है। और ऐसे हालात में आप यहाँ पर आए हो कर्जा लेकर, तो क्या सपने देखते हो अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए? सर मेरे परिवार में सर मेरे मम्मी पापा और मैं और मेरी छोटी बहन है सर। और अभी मतलब मेरा तो सपना ये है सर कि मैं ज़्यादा पढ़ाई करके अपने मतलब लक्ष्य को प्राप्त करूं और अपने घर को मतलब संभालूं। टारगेट क्या है? बैंकिंग है सर। तो कॉम्पिटिटिव के जरिए ये बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और कहीं ना कहीं कर्जा लेकर भी यहाँ पर जब विद्यार्थी यहाँ पर आ रहा है और बावजूद इसके अगर वो एक सरकारी हॉस्टल में रहकर थोड़ा बहुत पैसा बचा रहा है और अपनी जीवन को उज्जवल बनाने के लिए सोच रहा है, तो ये अपने आप में ये बात है। लेकिन जो निर्णय जो है उसका विरोध, आप बताइए आपका नाम? हर्ष आतराम। क्या कहेंगे जिस तरह का निर्णय आया हुआ है और आज आप यहाँ पर बैठे हुए? सर मैं कहूँगा ये बहुत ही बेकार निर्णय है सर, क्योंकि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर। अभी फ़िलहाल के लिए तो बहुत स्ट्रगल है सर। अभी कुछ दिनों में हमारी एग्ज़ाम्स है सर, जैसे मेरी एमपीएससी की एग्ज़ाम है, मेरे फ्रेंड्स की बैंकिंग की वगैरह एग्ज़ाम्स है, गेट की वगैरह। उन मंत्रियों को कुछ नहीं है सर, उनके लड़के सर एसी में बैठ के बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं सर, लेकिन जो हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसकी उनको जानिव नहीं है सर। तो इसलिए सर हमारा तो यही सर एक ही हमको ये चीज़ चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारे हॉस्टल्स वगैरह शुरू हो जाए।
अगर एमपीएससी के थ्रू कभी आपको ऐसी जगह मिले जब समाज कल्याण विभाग का प्रतिनिधित्व करना पड़े और जब हॉस्टल की ऐसी समस्या है, तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे अधिकारी होकर? सर सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट के फेवर के लिए जो अच्छी चीज़ें रहेंगी सर वही करूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही सर जो देश का एक यूथ है वो वही देश की पावर है सर। अगर हम उनको ही फेवर नहीं करेंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी सर कंट्री की। सरकार क्या विद्यार्थियों के लिए सीरियस है, आपको ऐसा लगता है? या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम किसी सरकार की पैरवी नहीं करते, लेकिन जब शिक्षा का मसला आता है तो एक तरफ स्कूलों, जो प्राइवेट स्कूल है, उनको खोलने की अनुमति दे देते हैं और दूसरी ओर वही बंदिशें यहाँ पर लागू की जाती है। सर फिलहाल तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि सर गवर्नमेंट वगैरह एजुकेशन के लिए कुछ सपोर्टिव है करके। अगर होती सर तो वैसे हर मतलब अभी 2 महीने पहले सर हमारे हॉस्टल शुरू होते 2-2.5 महीने हुए, अभी फिर से 2 महीने में बंद कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी वो स्कूल्स वगैरह अभी कल ही नोटिस निकला है कि स्टार्ट हो जाएंगे, तो इससे यही पता चल रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स है उनको मतलब अच्छे से पढ़ने नहीं दे रहे सर। वो यहाँ पे हर भाई जो आया हुआ है, क्या सपने संजोए आया हुआ है और उनके सपनों पर कैसा भंग डालने का काम सरकार कर रही है या फिर जो सरकारी आदेश है वो कर रहे हैं? सर सपने मतलब सर सभी बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं सर, सभी मतलब गरीब खानदान से ही आते हैं, तो सभी सर हम शहर में इसलिए आए हैं कि नहीं कुछ बन पाए सर, अच्छी नौकरी वगैरह करे। सर मैं यवतमाल से सर, एक जरंग करके गांव है सर, वहाँ से आता हूँ सर, छोटा सा गाँव। तो देख सकते हैं एक छोटे से गांव यवतमाल जिले के हमारे भाई थे जो कि आते हैं और वहाँ की हालात बता रहे थे कि किस तरह से सरकारी जो निर्णय है उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी ये कर ली है। आपसे भी बात करेंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, आपका नाम? समीर लोडे। समीर, क्या कहेंगे जब आपके भाई लोगों ने इस तरह से बात की? एक सपना संजोए हुए यहाँ पर एक बच्चा आया हुआ है। बाबा साहब ने कहा था शिका संगठित आणि संघर्ष करा, ठीक है? तो बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं यहाँ पे पिछड़ी जातियों के जो बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य बना। सरकारी आदेश जो आया हुआ है, क्या कहेंगे सरकारी? सरकार का जो आदेश जो आया है वो सरासर हमारे ऊपर अन्याय है और हम पहले ही बैकवर्ड क्लास से आते हैं। आज हमारा हॉस्टल बंद हुआ तो हमें पूरे लड़कों को हमें गांव में जाके एक तो खेती में काम करना पड़ेगा या किसी के हाथ में नौकर रह के काम करना पड़ेगा, यही। और वो नहीं हुए इसलिए हमारे घर वालों ने हमको शहर में भेजा, पढ़े और लिखे और कुछ ना कुछ बने। पर ये सरकार हमारे पे ये अन्याय करके मतलब इनका बोलना ऐसा है कि मागास वर्गीय या बैकवर्ड क्लास के लड़के बैकवर्ड ही है, वो बड़े नहीं हुए, क्योंकि उनके मतलब ये सरकार का ये मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार जो दो गरीब लोग और भेदभाव चल रहा है ये उनको आगे चलाना है और जो मागास वर्गीय उनको मागास वर्गीय ही रहने हैं, ये पद्धति का सरकार चला रहा है। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मतलब महाराष्ट्र सरकार में कोई समन्वय नहीं रहा है। कल बोल रहे कि तुम स्कूल चालू कर रहे तो स्कूलों के छोटे बच्चों को कोरोना नहीं होगा, पर हम जो दो वैक्सीन लेके बैठे हैं हमको कोरोना होगा। तो हमारे कॉलेज बंद है, हमारे हॉस्टल बंद है। मतलब ये डिसीजन को किस बात पे ये डिसीजन ले रहे ये हमको समझ रहा नहीं। और क्या चल रहा है हमारे देश में या हमारे महाराष्ट्र में हमें कुछ नहीं समझ रहा। और हम जो बच्चे हैं जो हम देश का भविष्य है, पर हमारे ऊपर मतलब देश में सब चालू है, पर पहली बार ही कोई लॉकडाउन लगेगा तो शिक्षा में लॉकडाउन लगता है। ये क्यों हो रहा या ये यही बात के लिए हम आज उपोषण करते हैं। हम मतलब अभी कुछ दिन हमको सहना पड़ेगा, पर हम जब तक हमारा हॉस्टल चालू नहीं रहेगा तब तक हम यही बैठे रहेंगे। जो हुआ जो नहीं मिला नहीं भूखे रहेंगे, पर हम यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक हमारा हॉस्टल चालू नहीं करेंगे, तब तक हम यही रहेंगे कुछ भी हो जाए। तो हॉस्टल शुरू रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की भी बात जब आती है तो कहीं एक दुख व्यक्त हो रहा है और ये बौखलाहट है विद्यार्थियों की। मतलब शिक्षा पर ही हमेशा ये गाज क्यों गिरती है, जो ये बोल रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम? सर मेरा नाम रविंद्र सवाईकर है और मैं बी फाइनल ईयर में हूँ अभी। सर मेरा ये कहना है कि जो भी गवर्नमेंट का अभी आदेश आया कि हॉस्टल बंद करो, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग गांव से आए, क्योंकि गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं है। हम वहाँ पे हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी जो ऑनलाइन हमारा चल रहा है तो हम वहाँ से यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हमको मिल रही है। जैसे हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है, गांव में वो नहीं होता। क्योंकि जब पहली बार लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में,
तब हम हमारे जो पेपर थे वो देने के लिए हमें 3 किलोमीटर साइकिल से बाहर जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत लो होती थी और पेपर बीच में ही छूट जाता था। तो और हमारा ये हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जब गांव से यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं तो आसपास के 10 गांव के बच्चे हमसे ये प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इनकी तरह बाहर जाए, इनकी तरह पढ़े अच्छे से और कुछ बन के दिखाए। तो जब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं तो वो अपने गांव का, अपने आसपास वाले गांव का प्रतिनिधित्व करता है और ये हमारा प्रतिनिधित्व ख़त्म करना चाहते हैं, हमारा भविष्य नहीं, हमारे जीवन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, यही हमारा कहना है। क्या लॉस होगा अगर हॉस्टल बंद हो गए अभी फ़िलहाल की स्थिति में? तो सर लॉस ये हो रहा है, अभी जब पिछले साल कोरोना लग गया था तो लॉकडाउन लगा, तो जो भी स्टूडेंट थे गांव में आए वो गांव में काम कर रहे हैं, अभी कुछ भी 200-300 रुपये के रोजी से जा रहे हैं और कोई इधर मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे क्योंकि हो ही नहीं रहा। घर पे टेंशन आता, घर माँ बाप बोलते कि अभी क्या करेगा पढ़ के, अभी गांव में आया तो थोड़ा सा हाथ में काम बटा ले ऐसा, और फिर वो उनकी एक जो लय रहती है वो टूट जाती है। तो उसके कारण हम लोग और पीछे चले जाते हैं और हमारे साथ वाले जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके पास पूरी सुविधा है तो वो हमसे आगे चल गए। जैसे कि अभी हम इंजीनियरिंग है, हमको ऑटोकैड करना पड़ता है, अगर हम डिज़ाइन के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ऑटोकैड, कटिया, एनसिस, तो उन लोगों के हो भी चुके हैं और हमने अभी जो 2 महीने पहले लगाए वो हमारे अभी भी चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना फासला है, उनके 4 कोर्सेज कंप्लीट हो गए और हमारे अभी एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो बाहर के जो कैंपस आएंगे हमको तो वो हमको पूछेंगे आपको कौन सी नॉलेज है, कौन सी एक्सपीरियंस है, आपने कौन से सॉफ्टवेयर में आप अच्छे हो, तो हम उनको बता ही नहीं पाएंगे और वो हमको डायरेक्टली मतलब सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, हाँ रिजेक्ट हो जाएंगे हम। 2 वैक्सीनेट हो फिर भी डर काहे का? हाँ सर ये सवाल तो सरकार पे ही होना चाहिए कि अगर 2 वैक्सीन इन्होंने कंपलसरी कर दिए और तीसरा भी बूस्टर डोज दिया है फिर भी लोग कोरोना बाधित हो रहे हैं, तो ये कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसकी कोई उपलब्धि नहीं हो रही है? तो सवाल बहुत है जिनके जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं होंगे और इनके जवाब आने वाले दिनों में शायद मिल भी नहीं पाए। एक तरफ पिछड़ों को शिक्षित करने का कार्यक्रम सरकार चलाती है, उनके लिए हॉस्टल बनवाती है और उन हॉस्टल में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कोरोना का डंक ऐसा है उसके बाद में बच्चों को कोरोना के नियमों के तहत बुलाया जाता है, 2 डोज दिलवाए जाते हैं, बावजूद इसके फिर से एक फरमान जारी किया जाता है कि अब आप घर वापसी कीजिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें वैक्सीन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर वैक्सीन लिए हुए लोगों, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है तो बाकी विद्यार्थियों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है। ऐसे में सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि इन सारी परिस्थितियों का जायज़ा लिया जाए। एक तरफ समन्वय नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा उत्पन्न नहीं की जाए क्योंकि शिक्षा विभाग कहता है कि स्कूल खोले जाएंगे और कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग या फिर सामाजिक न्याय विभाग के तहत जो हॉस्टल आते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा लॉस इन विद्यार्थियों का हो रहा है क्योंकि परीक्षा सर पर है और उनको परीक्षा देना है। ऐसे में गांव में जाते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट नहीं मिलता और इंटरनेट नहीं मिलने की वजह से कई बच्चे जो है वो ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पाते, ये भी इन विद्यार्थियों से हमको सुनाई देता है। तो ऐसे समन्वय न बनाने की स्थिति में सरकार पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन बच्चों का जो आंदोलन है ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे यहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बैठे हैं, सिर्फ मात्र उस चीज़ के लिए जिसे हम शिक्षा कहते हैं। तो नागपुर के रामटेके नगर के इस हॉस्टल से इतना ही। कैमरामैन विशाल के साथ मैं मुकेश, इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर।